मूवी ओपन होती है। एक हाई स्कूल टीनेजर एंड्रू डेटमा दिखाई देता है। सिएटल में अपने शराबी पिता रिचर्ड, जो कि डिक के रूप में जाने जाते हैं, और कैंसर से जूझ रही मां करेन के साथ रहता है। एंड्रू एक अलग थलग है जो कि स्कूल में दूसरे छात्रों के द्वारा हमेशा परेशान किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त उसका कजिन मैट गैरिटी है। अपने पिताजी के कठोर व्यवहार से थक चुका एंड्रू एक कैमरा खरीद लेता है और निरंतर हर चीज को रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। उस कैमरा को स्कूल लेकर जाता है, जहां पर वह अपने भोजन करने और घूमने के जगह को दिखाता है। कैमरा में ये भी रिकॉर्ड होता है कि वह कितनी ही गलियों से घिरा हुआ है। स्कूल के बाद एंड्रू मैट के साथ घर लौटता है, जो उसे लोगों के साथ मिलने के लिए एक पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाता है। एंड्रू पहले थोड़ा सा आपत्ति दिखाता है, लेकिन वह आखिरकार सहमत हो जाता है। जब उसका दोस्त घर लौटने के लिए जोर डालता है, वह अपने रिकॉर्डिंग देखना शुरू करता है। जब उसके पिताजी कमरे में घुस जाते हैं और उसे मार देते हैं, तो वह उसे जमीन पर पटक देता है, उसे आज्ञाकारी बनने की धमकी देते हुए। उस रात को बाद में एंड्रू मैट के साथ पार्टी में जाता है, लेकिन मैट उसे छोड़कर चला जाता है, उसे ये कहकर कि वह अपने आप मजे से एंजॉय करे। अकेला महसूस करते हुए एंड्रू अपना कैमरा निकालता है और वह रैंडम लोगों को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। फिर अंदर से एक व्लॉगर केसी को देखता है जो पार्टी को रिकॉर्ड कर रहा है। दोनों बातें करते हैं, लेकिन मैट उन्हें ले जाता और दूर ले जाता है। एंड्रू फिर से रिकॉर्ड करता है, लेकिन किसी को गलती से गुस्सा दिलाता है, जिसे लगता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद पार्टी से बाहर पार्किंग लॉट में बैठ जाता है और उदास होता है। कुछ देर बाद उन्हें स्कूल का पॉपुलर स्टूडेंट स्टीव मिलता है, जो उन्हें और मैट को जंगल में कुछ अजीब चीज को रिकॉर्ड करने के लिए ले जाने की बात करता है। एंड्रू उनके साथ जंगल जाता है, जहां उन्हें बड़ा होल दिखता है जहां से अजीब आवाज आती है। स्टीव और मैट होल में जाते हैं और एंड्रू भी उनके पीछे जाता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक गुफा दिख जाती है जिसमें बड़े चमकते हुए क्रिस्टल्स होते हैं। एंड्रू रिकॉर्डिंग करता है और फिर वहां का रंग लाल हो जाता है और सबको नाकों से काफी तकलीफ होती है। कुछ हफ्ते बाद एंड्रू, मैट और स्टीव को एक खाते में बेसबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। जब मैट बॉल को फेंकता है, एंड्रू उससे अपने दिमाग से बीच में रोक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तीनों ने पिछले गड्ढे के वाकये के बाद टेलीकिनेटिक शक्तियां विकसित की हैं, हालांकि वो ज्यादा मेहनत करने पर नाक से खून बहने लगता है। उस दिन के बाद वे तीन दोस्त गड्ढे को दोबारा देखने का फैसला करते हैं, लेकिन इलाके को अब पुलिस ने बंद कर दिया है, जो दावा करती है कि जमीन अस्थिर है। उस पॉइंट से तीनों दोस्त अपनी नई शक्तियों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। वे लेगो के टुकड़े बिना छुए खेलते हैं और स्कूल में कई मजाक भी करते हैं। उनकी शक्ति आगे बढ़ती रहती है। मैट का मानना है कि उनकी शक्तियों का काम एक ऐसे मानसिक की तरह है जो इस्तेमाल से मजबूत होता है। एंड्रू फिर ये सुझाता है कि उन्हें अपने हुनर को अम्मार में प्रैक्टिस करने के लिए कहीं सामान्य जाना चाहिए, और वे एक किराना स्टोर पर पहुंच जाते हैं। वहां वे हर किसी के साथ मजाक करते हैं। एंड्रू एक किराने की थैली को दूर चलने देते हैं, स्टीव एक बच्चे को डरा देता है एक स्टफ एनिमल को उठाकर, और मैट किसी व्यक्ति के मुंह से एक गोली निकालने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में उसका सिर टकरा जाता है। एक रेस्टोरेंट में खाते समय एंड्रू मैट को एक कांटे से छुरा कर दिखाता है कि उनकी शक्तियां तेज चीजों और प्रोजेक्टाइल से भी उन्हें बचा सकती हैं। बाद में एक पार्किंग लॉट में स्टीव एक ऐसे रैंडम औरत पर मजाक करता है जिसका पार्क हुआ गाड़ी को अलग जगह पर ले जाकर एंड्रू और मैट प्रभावित हैं, कहकर कि यह शायद सबसे भारी चीज है जो उन्होंने कभी उठाई है। बस तभी स्टीव का नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वह उन्हें यह कहकर तसल्ली देता है कि वह ठीक है। मास्टर रोशी को फक होगा। पूरे दिन मजा करते हुए तीनों घर की तरफ लौट रहे होते हैं जब उनके पीछे से एक गाड़ी उन पर लगातार हॉर्न बजा रही होती है। एक गुस्सीला ड्राइवर को सजा देने की कोशिश में एंड्रू गाड़ी को हल्का सा टेलीकिनेटिकली मोड़ देता है, लेकिन वह ज्यादा ताकत लगा देता है। इस नतीजे में गाड़ी सड़क से अलग हो जाती है और एक तालाब में गिरती है। ये देखकर लड़के मदद करने के लिए दौड़ते हैं और स्टीव किसी तरह ड्राइवर को डूबने से बचा लेता है। फिर उन्होंने हादसे की खबर पुलिस को दी। उन्होंने सिचुएशन पर काबू कर लिया। इस घटना के नतीजे में मैट अपनी गुस्से को एंड्रू पर निकालता है, उससे उसकी लापरवाही के लिए डांटते हुए, क्योंकि उनकी शक्तियां तेज हो रही हैं और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। उसका कहना है कि उन्हें कुछ नियम बनाकर और अपनी शक्तियों के इस्तेमाल को रोकना चाहिए, खासकर जीवित प्राणियों के खिलाफ। एक दिन एंड्रू और मैट स्टीव से मिलने जाते हैं एक कचरे के मैदान में, जहां वो उन्हें ऊपर उड़ते हुए देखकर चकित हो जाते हैं। मैट भी यह कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। इसके बाद एंड्रू आगे बढ़ता है और कोशिश करता है और उसको सफल हो जाता है, जिससे उसको बहुत खुशी होती है। कुछ प्रैक्टिस के बाद तीनों लड़के शहर में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बादलों के बीच उड़ते हुए और आसमान में फुटबॉल खेलते हुए। लेकिन उनकी खुशियां एक एयरप्लेन उनके पास से गुजरते हुए खत्म हो जाती है, जिसके करीब टकराव हो जाता है। इससे स्टीव को कंट्रोल खोना पड़ता है और वह गिर जाता है। हालत की गंभीरता को महसूस करते हुए एंड्रू उसके तरफ उड़ता है और उसे जमीन से टकराने से बचा लेता है।
स्टीव उसका शुक्रिया अदा करता है अपनी जान बचाने के लिए और तीनों अपने नए गुनाहों में आनंदित होते हैं, ये समझकर कि वे अगले दिन स्कूल में उड़ने वाले पहले इंसान हैं। तीन दोस्त ग्रेजुएशन के बाद साथ साथ दुनिया घूमने का प्लान करते हैं, जिसमें एंड्रू तिब्बत जाना चाहता है उसकी शांतिपूर्वक प्रकृति के लिए। इसके बाद मैट केसी से मिलने जाता है उससे एक डोनेशन देने के लिए। उसने कहा कि यह उसके एक व्लॉग में बताई गई सुविधा के लिए है। उसने कहा कि वह पहले जैसे नहीं है और अब वह दुनिया के लोगों की सेवा करना चाहता है। इसके अलावा उसने उससे बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वह उस पर दरवाजा बंद कर देती है। अच्छा, बस अब बहुत हो गया, मैं शैतान बनने जा रहा हूँ, उसने कहा। इस बीच एंड्रू और स्टीव एक छत पर बैठकर शहर की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। जब वो बातचीत करते हैं, एंड्रू बयान करता है कि पहले वो अकेला था जब तक उसके पास ये शक्ति नहीं थी। उसने मैट के साथ भी इतना ज्यादा वक्त नहीं बिताया, जबकि वो कजिन्स है। सुनने के बाद, उसकी दुखद कहानी सुनने के बाद, स्टीव उसे आगाह करता है कि आगामी स्कूल प्रतिभा शो में भाग लेने के लिए उसकी मदद करेगा पूरे प्रक्रिया के दौरान। फिर सीन टैलेंट शो पर कट जाता है, जहां एंड्रू स्टीव की मदद से अपनी शक्तियों का उपयोग करके जादू का काम करता है। उसने अपने सहपाठियों को आश्चर्यचकित कर दिया जाता है जब उसने एक श्रृंखला के बड़े जादू, जगलिंग और टाइट रोप वॉकिंग का प्रदर्शन किया। दोनों ने फिर एक शानदार प्रदर्शन दिया, जिससे उन्हें दर्शकों से जोरदार तालियां मिली। उस रात स्टीव और मैट ने एंड्रू को एक घर की पार्टी में ले जाया, जहां उसे सभी द्वारा स्वागत किया गया। ये पहली बार है जब उसे उसके दोस्तों द्वारा ध्यान दिया और सराहना की गई है। उनके आनंद के बीच एंड्रू के पास एक गुलाबी बालों वाली लड़की मोनिका द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और दोनों बहुत तेजी से मिल जाते हैं। उन्होंने जल्द ही ऊपर के कमरे में जाने के लिए किया था ताकि एंड्रू अपने लिंग को ऊपर उठा सके। हालांकि एक नशे में चूर एंड्रू ने लड़की पर उल्टी की, जिससे उसने जहर उठाया और नफरत में बाहर निकल दिया। तब तक मैट एंड्रू का कैमरा पकड़ के पार्टी का वीडियो बना रहा है। जब उससे केसी अप्रोच करती है तो वो उसे अपने घर बुलाती है और वह तुरंत मान जाता है। थोड़ी देर बाद स्टीव अपर फ्लो की तरफ जाता है और वहां एंड्रू को आधा नंगा पाता है। उसने उसका मूड लाइटन करने की कोशिश की, लेकिन अनइंटेंशनली उसे अफेंड कर देता है। अगला दिन एंड्रू एक मकड़ी के साथ खेलता है, फिर उसे लेविटेट करके उससे फाड़ देता है। उससे जला है कि मैट ने पेनिस लेविटेशन ट्राई किया और उसने नहीं। तभी उससे अपनी मां के दर्द की आवाज सुनाई देती है, जिससे उससे जल्दी से उसकी मदद के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान उसका फादर उसके आसपास देखते हैं, उसके कमरे को और उसके महंगे कैमरा को पता लगाते हैं। रिचर्ड फिर उसे समझाते हैं, उसे डांटते हैं कि कैमरा के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया जब उनके पास मां के दवाइयों के लिए थोड़ी सी भी बचत नहीं है। वो अपने बेटे को पिता है जैसे हमेशा, लेकिन इस बार एंड्रू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बुरी तरह से भगाता है। दौरान एंड्रू आसमान में बिजली की तूफान में उड़ने लगता है और रोता है। इसी बीच मैट केसी के साथ रोमांटिक समय का आनंद ले रहा है जब उसका नाक से खून बहने लगता है। उससे हैरानी होती है और वह सोचता है कि यह क्यों हो रहा है। अगर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है तो मिस्टर रोशी भी असली में गर्व महसूस करेंगे। उसी समय स्टीव को भी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन इसके अलावा उससे एंड्रू की रोते हुए आवाज भी सुनाई देती है। फिर वह आवाज के पीछे चलता है और अपने दोस्त को आसमान में लोकेट करता है। स्टीव उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह नीचे उतरे, कहता है कि आसमान में रहना तूफानी मौसम में सुरक्षित नहीं है, लेकिन एंड्रू उसकी बात नहीं सुनता और उससे अकेला चाहिए। जब स्टीव जोर से कहता है, तब एंड्रू इतना गुस्सा हो जाता है कि एक ताकतवर बिजली का चमकता हुआ बोल्ट उसके दोस्त पर गिरता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अगली सीन में पूरा स्कूल स्टीव के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और वे सब दुखी होते हैं। फिर मैट एंड्रू से सामने आता है, उसे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन एंड्रू कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और वह उड़ता हुआ चला जाता है। बाद में वह वापस आता है और अपने दोस्त के कब्र पर माफी मांगता है। अगला दिन एंड्रू स्कूल जाता है, लेकिन उससे फिर से पहले वाले घर की पार्टी के बाद पीटना शुरू हो जाता है। लेकिन अब वह वही इंसान नहीं है जो पहले था। सब ये सहन करने के लिए उसने एक बुल्लीज के दांत टेलीकिनेटिकली निकालकर उसके और डराया। अगर ये था तो और भी होगा, धमकी देता है। बाद में एक कबाड़ी के मैदान में एंड्रू अपने कैमरे से बात करता है विकास और श्रेष्ठ जीव जंतुओं के कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके मुताबिक श्रेष्ठ जीव जंतु जब अपने शिकार को मारते हैं तो उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता, इसलिए जब उसकी शक्ति किसी और को नुकसान पहुंचाती है तो वह भी बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। उस शाम मैट एंड्रू के कमरे में आता है और उसे एक बुल्ली के साथ किया गया पर सामने लाता है। उससे डांटा जाता है कि वो रूल्स को तोड़ रहा है, लेकिन एंड्रू अब रूल्स को फॉलो करना नहीं चाहता। जैसे ही उनकी बहस बढ़ती है, मैट उसे मारना चाहता है, लेकिन एंड्रू उसकी शक्ति से उसे रोक देता है। यह उसे बेबस महसूस करवाता है, जिससे वो उड़ने लगता है। बाद में एंड्रू एक दवाई की दुकान में जाता है अपनी माँ के दवाई खरीदने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा लगती है। फिर वो कुछ दिनों तक जरूरी फंड्स कमाने के तरीके सोचता है। एक सुबह एंड्रू इतना बेसहारा हो जाता है कि वो लोगों को लूटने की तरफ मुड़ा।
इसके लिए उसने अपने फादर के फायर फाइटर गियर पहन लिया और अपनी पहचान को मास्क से छुपा दिया। शुरुआत में वह एक लोकल गैंग को निशाना बनाता है जो उससे परेशान किया है। एंड्रू उन्हें जोर से मारकर उनके पैसे ले लेता है, लेकिन दवाई के लिए अब भी पैसे कम पड़ते हैं, इसलिए वह एक गैस स्टेशन कन्वीनियंस स्टोर में भागकर कैशियो को दबोचता है और सारे कैश ले लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, कैशियो उसे शॉटगन के साथ पीछे करता है, लेकिन एंड्रू उसका बंदूक छीन लेता है। गलती से एक गैस टैंक को छूकर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। घटना के बाद एंड्रू हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अब वो पुलिस की निगरानी में है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने बेटे के कमरे में जाता है। वह अपने बेहोश बेटे को बताते हुए रोते हैं कि उसकी मां कई दिनों तक उसे ढूंढने के बाद भी मौत हो गई। वो एंड्रू को उसकी मां की मौत का दोष देते हैं और उसे डांटते हैं। जब रिचर्ड ज्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं, तब एंड्रू उठ जाता है और कमरे की दीवार को जोर से उड़ा देता है, अपने पिता को घायल कर देते हुए। इस बीच मैट एक बर्थडे पार्टी में होता है जब उसका नाक से खून बहने लगता है, जिससे उसे समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है एंड्रू के साथ। इसके अलावा वह टीवी पर डाउनटाउन हॉस्पिटल में एक रास की ब्लास्ट की खबर देखता है। इसके बाद वह तुरंत हॉस्पिटल की तरफ केसी के साथ रुकता है। वहां पहुंचते ही उन्हें एक शॉकिंग दृश्य दिखता है। एंड्रू अपने फादर को हवा में पकड़कर उन्हें नीचे गिराने वाला है। मामले की अर्जेंसी को महसूस करते हुए मैट उड़कर डिक को बचा लेता है, लोगों को चौंका देने पर। फिर वो अपने दोस्त को रोकने के लिए जाता है जो अपनी शक्तियों से हाहाकार मचा रहा है। वो मीडिया में एंड्रू के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रू यह मान लेता है कि यह उसका मौका है हमेशा बुरी तरह से व्यवहार किए जाने के लिए। जब मैट उसे समझाने की कोशिश करता है, तब एंड्रू और भी अधिक प्रतिकूल हो जाता है और उसे एक बस के साथ मार देता है। ये शुरू करता है एक हिंसक झगड़ा दोनों दोस्तों के बीच। उनका ये झगड़ा शहर के मकानों, घरों को तोड़ते हुए, गाड़ियों को फेंकते हुए शुरू होता है। किसी पॉइंट पर वह एक प्लाजा में उतरते हैं, एक इमारत के सामने, जहां पुलिस उन्हें घेर लेती है। पुलिस उन दो दोस्तों पर गोलियां चलाती हैं, लेकिन एंड्रू सब गोलियों को रोक लेता है। वह इतना गुस्से में होता है कि एक जोर से चीख निकलता है जो इमारत के शीशे को तोड़ती है। मैट उसे रोकने की गुजारिश करता है कि कॉप्स को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन एंड्रू बहुत दूर चला गया है। समझते हुए कि उसके दोस्त को रोका नहीं जा सकता, मैट आसानी से पास के स्टैचू से एक बर्ची पकड़ लेता है और उसे छाती में घुसेड़ देता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन जब पुलिस नजदीक आते हैं, मैट उड़ाकर चला जाता है और बच जाता है। थोड़ी देर बाद मैट को ठंडी पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए देखा जाता है। अंत में वह तिब्बत में उतरता है, जहां एंड्रू हमेशा जाना चाहता था। वो एंड्रू का कैमरा ऑन करता है और उससे पहले हुए सब कुछ के लिए माफी मांगता है। फिर उसने वादा किया कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा और उन्होंने उस गुफा में क्या हुआ है उसका पता लगाने का। इसके बाद वह कैमरा को एक दूर की तरफ शिफ्ट करता है जिसमें एक तिब्बती मोनास्ट्री दिख रहा है, और उससे कहता है कि लेट एंड्रू, तुमने ये कर दिखाया। मूवी उसके साथ मैट उड़ाकर चला जाता है, कैमरा को पीछे छोड़कर शांत दृश्य को रिकॉर्ड करते हुए, जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाती। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और लाइक करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। देखने के लिए शुक्रिया।